ओके, सो हम रोटेशन टॉपिक स्टार्ट कर दिया था हमने प्रीवियस लेक्चर में। रोटेशन मोशन में हमने प्रीवियस लेक्चर में टॉर्क के बारे में सीखा था यार, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगर हमें रोटेशन मोशन सीखनी है तो रोटेशनल में हमें टॉर्क सीखना बहुत ही मस्ट है। और मैंने बताया था टॉर्क का एक और नेम होता है मोमेंट। कई बार ऐसे टॉर्क नहीं बोलता, मोमेंट बोल देता है, तो आपको समझ जाना कि आपको टॉर्क ही निकालना है। तो टॉर्क की दो मेजर बातें मैंने बोली कि अगर वेक्टर फॉर्मेट में है तो आर क्रॉस एफ से निकाल लेते हैं, और अगर सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड चाहिए, अमाउंट चाहिए, तो अपन आर इंटू एफ से निकाल लेते। बस हमें ध्यान देना होता है कि दोनों परपेंडिकुलर टू ईच अदर रहेंगे, म्यूचुअल परपेंडिकुलर वैल्यूज दोनों की लेते हैं। ये मैंने यहाँ पर इंपॉर्टेंट लाइन के फॉर्मेट में लिख दिया था यार, कि दोनों जो है म्यूचुअल परपेंडिकुलर होते हैं। फिर मैंने बात की कि टॉर्क की डायरेक्शन अलग ही होती है, बट हम जो फील करते हैं वो हम सेंस ऑफ डायरेक्शन फील करते हैं, जिसे मैंने ये फिगर्स के थ्रू समझाया था कि यार क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या है। फिर मैंने आपको समझाया कि फिजिक्स पूरी इंस्टेंटेनियस होती है। मतलब हमें अगर पूछे कि बताओ एक केस में क्या ये वाला फोर्स क्लॉकवाइज घुमा देगा क्या, तो मैं पूरा पता ही नहीं है कि क्या ये फोर्स ऐसे लग रहा है क्या नहीं। बट अगर मैं इस इंस्टेंट पे देखूं, इस इंस्टेंट पे इस फोर्स का नेचर कुछ ऐसा है कि ये इस इंस्टेंट पे पक्का इसको इस तरफ टर्न करेगा, मतलब इसको राइट की तरफ पुश करेगा। और राइट की तरफ पुश करेगा मतलब कैसी मोशन के चांस है, क्लॉकवाइज, ये मोशन के चांस है। तो इस तरीके से मैंने बताया कि जरूरी नहीं कि फुल मोशन क्रिएट करेगा कि नहीं, उस इंस्टेंट पे आपको क्या फील होने वाला है, आपको ये इंपॉर्टेंट होता है। तो फिर हमने बताया कि अगर एक्चुअल डायरेक्शन चाहिए तो राइट हैंड थंब रूल यूज कर सकते हैं। अगर नेचर क्लॉकवाइज है तो एक्चुअल डायरेक्शन इनटू द प्लेन, अगर नेचर एंटी क्लॉकवाइज है तो एक्चुअल डायरेक्शन आउट ऑफ द प्लेन। ये दो बातें हमने याद की। फिर हमने कुछ जीरो टॉर्क और उसके बाद कुछ क्वेश्चन सॉल्विंग की थी कि टॉर्क पे कैसे निकाल सकते हैं। तो बेसिक सा था, ऐसा कुछ है नहीं। किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हैं यार, प्रीवियस लेक्चर में कुछ स्पेसिफिक डाउट हो तो पूछ सकते हो। किसी को प्रीवियस लेक्चर में कुछ स्पेसिफिक डाउट? ओके, चले कोई बात नहीं, तो अपन सॉल्विंग स्टार्ट करते हैं। आप लोग शुरू करें सॉल्व। ये एक रॉड है, ये सेंटर है, लेट्स से इस रॉड का लेंथ एल है, और यहाँ पे दो फोर्सेस लग रहे हैं। एक फोर्स लग रहा है 45 डिग्री पर, और एक फोर्स लग रहा है डायरेक्टली है। इसकी वैल्यू 2F है और इसकी वैल्यू F है। सॉल्व करें, सॉल्व करें सब लोग। आंसर टेक्स्ट करने की जरूरत नहीं है, सॉल्व करके रखें, मैं पूछ लेता हूँ फिर। देखें तो कोई बड़ा सा क्वेश्चन नहीं है, एकदम सिंपल सा ही है, तो इसलिए इतना कुछ खास नहीं है। हमें किस पॉइंट के अबाउट चाहिए, सेंटर ऑफ द रॉड, इसके अबाउट चाहिए। तो इसके अबाउट ये वाला फोर्स कैसा देगा मोमेंट, ये 2F कैसा मोमेंट देगा, क्लॉकवाइज, ये इस टर्न करेगा ना। मैं बता रहा हूँ यहाँ पे समझे, बहुत सारे स्टूडेंट को पूरा टाइम ये डिस्टर्बिंग रहता है कि ये रॉड को इस एरो के थ्रू घुमाएगा ना, ये एरो। अब इस एरो को आपको फील करना है, इमेजिन करना है कि ये एरो किस टाइप का सर्कल कंप्लीट करेगा, अगर करेगा तो ऑफ कोर्स ये एरो बता रहा है कि क्लॉकवाइज सर्कल कंप्लीट होने वाला है। तो इस एरो के थ्रू समझा करते हैं हम कि क्या रहेगी उसकी मोमेंट की डायरेक्शन। तो ये मोमेंट हो गया क्लॉकवाइज। अब यार ये एंगल वाला मोमेंट है, इसे कैसे निकालते हैं, क्या कर लेना चाहिए हमें इसके कंपोनेंट। यस गुड। तो एक हो जाएगा cos 45, cos 45 मतलब √1/√2, तो एक हो जाएगा F/√2 और ये भी हो जाएगा
F/√2। अच्छा, अब बताओ ये जो फोर्स है इसके वजह से मोमेंट कितना आएगा? इस फोर्स की वजह से टॉर्क कितना आएगा? 0। 0। क्यों? क्योंकि इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन क्या है, ये। तो टॉर्क इसकी वजह से क्या आएगा? 0। 0 अच्छा, इस वाले फोर्स की वजह से तो ये तो परपेंडिकुलर है इस डिस्टेंस के L/2 के, तो काम बन जाएगा। क्या आ जाएगा इसका टॉर्क? फोर्स दैट इज F/√2 इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है? L/2। क्लियर? तो ये हो गया। ये क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। गुड, ठीक है। इस 2F का टॉर्क बताए। इसका टॉर्क हो जाएगा 2F इंटू L/2। और कैसा है ये, क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। तो अब यहाँ पे आ जाएगा ना नेट मोमेंट और टाउ नेट, तो ये आ जाएगा कितना? लेट से किसी एक को पॉजिटिव बोल दो या किसी एक को नेगेटिव, तो ये बाई टू कैंसिल आउट हो गया। क्या आ गया ये? F इंटू एल। तो लेट से F इंटू एल ये है क्लॉकवाइज, और प्लस एंटी क्लॉकवाइज कितना है? F/2√2। तो किसी एक को नेगेटिव रखेंगे तो लेट से एंटी क्लॉकवाइज को क्या लिख रहे हैं हम? नेगेटिव। तो इस तरीके से लिख रहे थे, ये प्लस होता है, एंटी क्लॉकवाइज है इसलिए नेगेटिव रहेगा। तो आंसर आ जाएगा फाइनल कि कौन ज्यादा है, FL ज्यादा है या ये वैल्यू? ऑफ कोर्स FL ज्यादा है क्योंकि इसमें तो डिवाइड हो रहा है। तो आंसर क्या आएगा? फाइनल टॉर्क पॉजिटिव। फाइनल टॉर्क क्या आएगा? पॉजिटिव में वैल्यू आएगी। FL ले लिया हमने कॉमन, तो आंसर क्या आ जाएगा? 2√2 - 1 डिवाइडेड बाई 2√2। ठीक है, ये फिर सिंपल लिखा रहने दे सकते थे, ऐसा कुछ नहीं है। 1 - 1/2√2। कोई डाउट किसी को इसमें? भाई ये समझ आया ना, इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं कि किस सर तरीके? F/√2 कैसा है कुछ पता? F/√2। ओके, क्या होता है जब फोर्स किसी एंगल पे होता है तो हम कंपोनेंट करते हैं ना। तो यहाँ पे मैं साइड में लिख देता हूँ, जब फोर्स किसी एंगल पे होता है तो उसके दो कंपोनेंट करते हैं। अगर ये थीटा है तो यहाँ पे क्या आ जाता है? F cos थीटा, और यहाँ पे क्या आ जाता है? F। साइन थीटा। और इफ थीटा इज 45 डिग्री, तो हमें पता है कि cos F cos थीटा कितना हो जाएगा? F cos 45 डिग्री। तो 45 की वैल्यू होती है 1/√2, इसलिए मैंने डायरेक्टली लिख दिया था। ओके, यस सर। हाँ, चलो तो ये सिचुएशन हो जाएगी। मुझे लगता है ओके है यहाँ तक। कोई मतलब एटलीस्ट आपको आइडिया तो लगा ना कि क्या एग्जैक्टली हमें कैसे करना है। ठीक है, ओके ओके, ठीक है। तो होता क्या है, फिर से आते हैं। देखिए ये रॉड थी, मैंने बताया कि यार आपको निकालना है टॉर्क। तो टॉर्क के लिए होता है कि किस पॉइंट के अबाउट निकालना है। लेट से मुझे इस पॉइंट के अबाउट निकालना है, ये लगा है फोर्स। तो फील ये करना होता है कि ये फोर्स किस तरफ मोशन देगा। तो ये ऐसी मोशन देगा ना। अब इमेजिन करो कि अगर ये सर्किल होता तो ऐसी वाली मोशन को क्या बोलते? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। ये सर्किल है ना इस तरफ, मतलब क्लॉकवाइज। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये किस तरह का मूवमेंट देने वाला है, इस टाइप की डायरेक्शन देगा, ये क्लॉकवाइज देगा। लेकिन ये जो फोर्स था हमने इसके वेक्टर कंपोनेंट कर लिए, इसे हटा के दो कंपोनेंट कर लिए। तो ये वाला जो फोर्स है इसका लाइन ऑफ एक्शन तो सेंटर से पास हो रहा है, तो इसका टॉर्क क्या आएगा? 0। और इसका टॉर्क चाहिए, तो इसका टॉर्क समझाया फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये किस तरफ टर्न करा रहा है? ये इस तरफ टर्न करा रहा है ना, देखो फिगर में। तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा? इसका माइनस करना पड़ेगा हमें, और वैल्यू हमें देखनी पड़ेगी कि L/2 डिस्टेंस पे है। समझ आया? बताएं, डाउट क्या किसी को? सर नेट में वो क्लॉकवाइज जाएगा ना? हाँ, नेट में वो क्लॉकवाइज जाएगा, ये जीतेगा ना क्योंकि ये वैल्यू ज्यादा थी ना। और तो फिर क्लॉकवाइज के लिए वो इनटू द प्लेन जाएगा, मतलब माइनस के कैप की तरफ। हाँ, अगर डायरेक्शन लिखनी है तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि ये आंसर एग्जैक्टली होगा क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज मतलब डायरेक्शन अगर चाहिए एग्जैक्ट, किसी ने ये पूछा हुआ है कि किस तरफ होगा,
तो डायरेक्शन ऑफ टाउ हो जाएगी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज के लिए इनटू द प्लेन रहेगा, इनटू द प्लेन मतलब माइनस के कैप। ठीक है, तो अगर वेक्टर बना है के कैप वगैरह तो हमें थोड़ा सा केयरफुल रह के प्रॉपरली लिखना पड़ेगा। डन। कोई डाउट यार, ये समझ आ गया ना सारा चीजें? यस सर। ओके, यस सर। एक और एग्जांपल ट्राई कर लेते हैं, ये वाला भी आप सॉल्व करके रखेंगे फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा। सॉल्व करके रखना है सारी चीजें अच्छे से। ओके, एक और डाउट। काफी लोग ये थॉट ले रहे हैं कि मैंने एक्सेस कैसे डिफाइन की, एक सेकंड सुने। मैंने एक्सेस डिफाइन की एक्स वाई जेड। तो बेटा पॉजिटिव किसे बोलते हैं? इसे पॉजिटिव, इसे पॉजिटिव, इसे पॉजिटिव वाई, इसे पॉजिटिव जे, और एबव द प्लेन को पॉजिटिव के। ठीक, अब देखो ये टॉर्क कैसा है, जो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है वो तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब उसकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? एबव द प्लेन। तो इसकी डायरेक्शन मुझे क्या लिखनी चाहिए? प्लस के कैप। और इसकी क्या लिखनी चाहिए? माइनस के कैप। तो बाद में आंसर ये वाला ज्यादा है, इसलिए आंसर क्या आता है? माइनस के कैप आता है। ठीक है, बिल्कुल सही है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मैं के कैप के बारे में सोच ही नहीं रहा हूं, मैं बेसिक कॉमन वैल्यू सॉल्व कर रहा हूं। क्या कि मैं 3D की डायरेक्शन सोच ही नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ बोल रहा हूं कि अगर जो कोई चीज क्लॉकवाइज घूम रही है तो मैंने उसको बोल दिया पॉजिटिव, कोई चीज एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है तो मैंने बोल दिया उसको नेगेटिव। अगर आपको ऐसा टेंशन लग रहा है इसमें, तो आप देखो क्लॉकवाइज मतलब इनटू द प्लेन, इनटू द प्लेन मतलब माइनस के कैप। तो आप ऐसे ही उसको फिट बैठा सकते हो कि क्लॉकवाइज मतलब क्या ले लो? नेगेटिव। और एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्या ले लो? पॉजिटिव। योर विश। ये जम्सन से कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप जैसा चाहो वैसा जूम कर सकते हो। तो हम चाहें तो इसे के कैप के फॉर्मेट में लिख सकते हैं या विदाउट के कैप के भी काम बन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो लेट्स से बिकॉज मैंने के कैप लिख दिया है तो मैं इससे डायरेक्शन रिमूव कर रहा हूं यहां से। ठीक है, तो ये प्लस के कैप है और ये माइनस के कैप है। ओके,
ठीक है, तो हम के कैप के टर्म्स में लिखना चाहते हैं तो हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। चले इस क्वेश्चन में देखें, अगर हमें टॉर्क बताना है तो हमें क्या बनाना चाहिए? टॉर्क बताने के लिए पहले क्या चीज क्लियर होनी चाहिए? लाइन ऑफ है। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस। तो मतलब हमें पहले फोर्सेस बना लेने पड़ेंगे कि फोर्सेस कहाँ पर लग रहे हैं। तो ये एम मास का ऑब्जेक्ट है, चलो इस पे फोर्सेस बना लेते हैं। कितने फोर्सेस पूछे हैं? 3-4 फोर्सेस पूछे हैं। mg इधर लगेगा, ओके, और नॉर्मल किधर लगेगा? इधर लगेगा। और एक फोर्स कौन सा बचा? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन लगेगा इधर, फ्रिक्शन। चलो अब सबका टॉर्क निकाल लेते हैं। तो बताओ टॉर्क ड्यू टू नॉर्मल क्या होगा? अबाउट पॉइंट सी नॉर्मल का टॉर्क कितना होगा? RMG cos थीटा। अच्छा, mg को, mg cos अरे भाई नॉर्मल का पूछ रहा है तो नॉर्मल फोर्स तो कहाँ से पास हो रहा है? 0। सेंटर से। तो मैंने बताया था ना यार, कल ही बताया था कि बिल्कुल आंख बंद करके एफ को mg cos थीटा के इक्वल कर दिया और वैल्यू निकालने लग गए। नहीं करना ये सब, थोड़ा सा ध्यान देते रहना है कि अगर लाइन ऑफ एक्शन फोर्स पास हो रहा है सेंटर से तो उसका वर्क टॉर्क क्या आएगा? 0। समझ आया? रीजन क्या है? बिकॉज लाइन ऑफ नॉर्मल फोर्स is passing from center O. So passing from center C. Next, due to friction बताएं। फ्रिक्शन का, तो फ्रिक्शन का क्या हो जाएगा? फ्रिक्शन फोर्स ऑलरेडी परपेंडिकुलर दिख रहा है ना, तो क्या हो जाएगा? फ्रिक्शन फोर्स इनटू R। आर। r हाँ, अब फ्रिक्शन फोर्स कैसे निकालेंगे वो हमें पता है, नॉर्मल से हम निकाल लेंगे। वेयर फ्रिक्शन फोर्स क्या हो जाएगा? म्यू इनटू एन, और एन की वैल्यू इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के हिसाब से क्या हो जाती है? mg cos थीटा। क्यों? क्योंकि n के पैरेलल में क्या होगा? अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो mg का कौन सा कंपोनेंट n को बैलेंस करेगा? cos थीटा। cos थीटा। ठीक है, तो इस तरीके से आंसर जो है वो आ जाता है, बट हमें अभी जरूरत नहीं है उसकी। अब लास्ट वर्क डन बाय mg बताएं। RMG sin थीटा। हाँ, और r क्या होगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इधर आप mg को ले लो या फिर परपेंडिकुलर ले लो। तो मैंने लेट्स से mg को लिया और r परपेंडिकुलर यूज किया। तो mg के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है पता है? ये उसके लिए परपेंडिकुलर बन जाएगी। क्यों? क्योंकि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या है mg का? ये, ठीक है। तो r परपेंडिकुलर कितना होगा इस केस में? अगर ये वाली डिस्टेंस r है तो ये ट्रायंगल अगर देखोगे तो ये वैल्यू r क्या? sin थीटा। r sin थीटा डायरेक्टली कर सकते हैं। सो वर्क डन बाय mg क्या आ जाएगा? mg r sin थीटा। तो मुझे लग रहा है टॉर्क के बारे में सबको ओके। वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। टॉर्क में किसी को कोई टेंशन तो नहीं है ना? ओके नो गुड सर। गुड। अच्छा एक चीज और है कि स्पेशल पॉइंट टॉर्क में रह गया। पॉइंट के अबाउट निकालना टॉर्क तो हमें आता है, किसी पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना तो हमने सीख लिया, लेकिन एक थोड़ा सा प्रॉब्लम रहती है, इसलिए मैं इसको इंपॉर्टेंट जैसे कर रहा हूँ। क्या? टॉर्क अबाउट एनी एक्सिस। टॉर्क अबाउट एनी गिवन एक्सिस। मतलब प्रॉब्लम देखें, डोर वाला एग्जांपल। 2D में अगर मैं देखूं, ये लेट्स से डोर है
और वो इस एक्सिस के अबाउट घूमने वाला है ये डोर। ठीक है, ये डोर कैसे घूमेगा, इस तरीके से घूमने वाला है ये डोर इस एक्सिस के अबाउट। तो लेट से फोर्सेस देख लेते हैं। तो लेट से एक फोर्स लग रहा है इस तरीके से विच इज परपेंडिकुलर टू दिस। क्वेश्चन समझ आ रहा है? ये फोर्स जो है परपेंडिकुलर है वो डिस्टेंस से, और ये फोर्स हमें लग रहा है। तो हम निकाल सकते हैं यहाँ पर कि यार कितना जो है ये रहेगा हमारा टॉर्क अबाउट एनी गिवन एक्सिस। तो गिवन एक्सिस में अगर ऐसा कुछ रहा तो आप थोड़ी मैथ लगा सकते हो, मतलब ये मैथमेटिकली सॉल्व कर सकते हो कि ये एफ है और ये आर परपेंडिकुलर है। तो इस केस में टॉर्क अबाउट दैट एक्सिस क्या कर सकते हैं, एफ इनटू एल। लेकिन अगर कुछ नहीं गिवन है तो हमेशा क्या करते हैं, वेक्टर फॉर्मेट से सॉल्व करते हैं। कैसे लिखते हैं एफ वेक्टर को? अगर फेमस एक्सिस के अबाउट पूछ रहा है तो एफ को लिखेंगे जो भी है वेक्टर फॉर्मेट में, लेट से एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप। अगर ये हमें दे दिया क्या, फोर्स वेक्टर, ठीक है, और हमें चाहिए अबाउट एनी प्लेन एंड लेट से मतलब एक्सिस चाहिए, किस एक्सिस के अबाउट हमें वो निकालना है, तो उस एक्सिस का हमें पोजीशन चाहिए एंड पोजीशन ऑफ एक्सिस और पोजीशन ऑफ फोर्स फ्रॉम एक्सिस। एक्सिस से उसमें पोजीशन वेक्टर लिखेंगे, लेट से आर वेक्टर लिखा तो वो प्रॉपर हो जाएगा अपना एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो बड़ा सिंपल सा है, क्या समझाया था कि क्रॉस प्रोडक्ट सॉल्व करना पड़ेगा। तो टॉर्क क्या आएगा, एक वेक्टर आएगा। तो टॉर्क वेक्टर कैसे डिफाइन है, आर क्रॉस एफ। क्रॉस। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो ये टॉर्क भी एक वेक्टर आएगा ना, मतलब कैसा आएगा, लेट से कुछ भी होगा हमें नहीं पता, कुछ तो होगा आई कैप में, टॉर्क का कुछ एक्स आएगा वो आई कैप में, प्लस टॉर्क का कुछ वाई कंपोनेंट होगा जो कि जे कैप में, टॉर्क का कुछ जेड कंपोनेंट होगा वो होगा के कैप में। तो ये सॉल्व करने के बाद एक स्टैंडर्ड आंसर होता है कि ये जो टॉर्क आया है ना आपका, आई और जे और के, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, टॉर्क अबाउट स्टैंडर्ड एक्सिस। मतलब आपसे पूछ सकता है कि अगर आई कैप लिखा हुआ है तो ये किसका है, टॉर्क अबाउट जेड। ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कंफर्म कि टॉर्क अबाउट ये क्या है, एक्स एक्सिस है। क्लियर? तो लाइकवाइज हम लिख सकते हैं, डिफरेंट को भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा टॉर्क अबाउट वाई एक्सिस, ये हो जाएगा टॉर्क अबाउट जेड एक्सिस। ठीक है, तो कई बार क्या दे देता है, फोर्स दे देता है, ये दे देता है और पूछता है, अच्छे से देखना फिर से बोल रहा हूँ, फोर्स दे देता है, ये दे देता है, पूछता है फाइंड द टॉर्क अबाउट जेड एक्सिस। आप क्या करते हो, सिर्फ आर क्रॉस एफ निकाल के आ जाते हो, आंसर आर क्रॉस एफ होगा क्या, नहीं, टॉर्क अबाउट जेड एक्सिस मतलब कौन सा, सिर्फ के कंपोनेंट वो के कैप का कंपोनेंट। तो आंसर मत गलत करना, इतनी मेहनत करने के बाद आंसर मत गलत करना अगर किसी एक्सिस के अबाउट पूछा है। तो ये हो गया क्या अपना टॉर्क अबाउट जेड एक्सिस। ठीक है, तो ये हमारा टॉर्क था किसी एक्सिस के अबाउट। इंपॉर्टेंट इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि पूरा टॉर्क सब मल्टीप्लाई करने का सिर्फ आई जे और के पे फोकस करना है कि किस एक्सिस के अबाउट पूछा हुआ है। ओके, ठीक है, तो यहां तक कोई डाउट किसी को नहीं? अब क्या होता है, याद है फोर्सेस में मैंने पढ़ाया था आपको इक्विलिब्रियम के बारे में, कुछ याद आ रहा है इक्विलिब्रियम वर्ड? अरे फोर्सेस में पढ़ा है ना इक्विलिब्रियम। यस सर हाँ, यस तो इसका मतलब ये है कि इक्विलिब्रियम हमें यहाँ पे भी मेंटेन करना पड़ेगा। तो इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडीज। अच्छा, रिजिड ऑब्जेक्ट का इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है समझाता हूँ
कि हमें पता है कोई भी ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में कब रहता है, बताओ? तो बैलेंस हो जाए सर। हाँ, मतलब फोर्स क्या हो जाए, जीरो। सो फॉर लीनियर मोशन और ट्रांसलेटरी मोशन अगर इक्विलिब्रियम है तो इसका मतलब क्या है, उस पे मतलब नेट फोर्स उसका क्या है, जीरो। जीरो है। तो यार ये तो मैंने बहुत सिखाया आप लोग को कि अगर नेट फोर्स जीरो है तो क्या करना पड़ेगा, अलग अलग भी इक्वल कर सकते हैं, जैसे मन करे वैसे इक्वल कर सकते हैं। तो मतलब क्या कर सकते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू, मतलब एफ एक्स नेट जो होगा वो जीरो होगा, एफ वाई का जो नेट होगा वो जीरो होगा। तो उससे हम रिजल्ट निकालते हैं कि लेफ्ट वाला फोर्स राइट को बैलेंस करेगा और अप वाला डाउन को। इसमें कोई डाउट था क्या, ये जो हमने वहां पर पढ़ा है मोशन में, काइनेमेटिक्स, इसमें फोर्स में, ये क्लियर है सबको कि ट्रांसलेटरी मोशन में कैसे निकालते हैं इक्विलिब्रियम? फॉर रोटेशनल मोशन ओके, रोटेशनल मोशन में बताओ इक्विलिब्रियम मतलब क्या होगा? टॉर्क जीरो। यस, टॉर्क जीरो। सो इक्विलिब्रियम मतलब हम कब बोलेंगे, जब क्या होगा, टॉर्क नेट क्या होगा, जीरो। तो हम सिर्फ क्या करेंगे, टॉर्क नेट जीरो लिखने के लिए हम सिर्फ लिखेंगे कि क्या, कि क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज। तो दोनों क्या होंगे, बैलेंस हो जाएंगे, काम बन जाएगा। तो अभी समझ आया कि रोटेशन में हमने क्या एक्स्ट्रा पढ़ा। ये हमें पता है फोर्स इक्वेशन, हमें ये एक्स्ट्रा निकालना पड़ेगा। डन। तो एग्जांपल स्टार्ट करें, चले देखें। देखिए क्वेश्चन का क्राइटेरिया तो समझ आ गया है। ये रॉड है, फाइंड द वैल्यू ऑफ मास रिक्वायर्ड टू बैलेंस द रॉड। ठीक है, ये रॉड को हमें बैलेंस करना है, क्लियर। तो हमें एक मास चाहिए, वो कितना रखना होगा, ठीक है, वो मास की वैल्यू क्या होगी। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ मास रिक्वायर्ड टू बैलेंस द रॉड ऑफ एम कॉमा एल। मास एम और एम लेंथ की रॉड है। अच्छा बताओ क्या लग रहा है, रॉड किस तरफ गिरेगी, इस तरफ गिरेगी या इस तरफ? 12/3 साइड की राइट तरफ। साइड। राइट, क्योंकि इसका मास ज्यादा है, ग्रेविटी ज्यादा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक मास रखना पड़ेगा छोटा सा, और वो उसे बचाने का ट्राई करेगा। क्लियर। यहाँ पर ऑल्सो क्वेश्चन है, ऑल्सो फाइंड रिएक्शन फोर्स एट हिंज। ठीक है, हिंज पे हमें रिएक्शन फोर्स भी हमें बताना है कि क्या रहेगा। चले, तो क्वेश्चन बड़ी सिंपल सी बात है कि एम कामा एल की रॉड है, इक्विलिब्रियम पे रखने के लिए क्या होनी चाहिए, सारी चीजें बैलेंस होनी चाहिए। तो क्वेश्चन कैसे रहेगा, देखिए सिचुएशन, ये हमारी रॉड है और हमने L/3 पे ऐसे हिंज लगा के रखा हुआ है, L/3 पे। तो बताओ रॉड की ग्रेविटी कहां पर होगी, यहां पर। तो रॉड की ग्रेविटी क्या कर रही है, इस पॉइंट के अबाउट इसे गिराने का, नीचे गिराने की ट्राई कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो कौन बचाएगा यार, इसको कौन बचाएगा, ये तो ऐसे घुमा देगा ना, कैसा टॉर्क देगा, यस, ये इधर ऐसे टॉर्क देगा।
तो अगर ये रॉड इस तरफ गिर जाने वाली है तो कोई रहना चाहिए जो इसे अपोजिट टॉर्क प्रोवाइड कर दे। तो कौन है? हमारा वो स्मॉल एम हमें फाइंड करना है कि लेट से स्मॉल एम का अपना एम जी होगा जो उसे अपोजिट टॉर्क देके बचा लेगा। समझ आया? तो नंबर 1 पहले हम क्या लिखेंगे? फोर्स बैलेंस। फोर्स बैलेंस मतलब एफ अप इज इक्वल टू F down. अप में कौन सा फोर्स लग रहा होगा? कोई दिख रहा है क्या फोर्स अप में? नो सर। तो भाई दोनों कोई तो रहना चाहिए। क्वेश्चन और अच्छे से पढ़ो, कौन सा हो सकता है? नॉर्मल। नॉर्मल। Normal. ये रिएक्शन फोर्स, नॉर्मल। ये फोर्स यहाँ पे कि हिंज एक नॉर्मल फोर्स लगाएगा, रिएक्शन फोर्स लगाएगा, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, ठीक है, वो रह सकता है। तो इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि अप में लग रहा है नॉर्मल और डाउन में कौन सा लग रहा है? कैपिटल एम जी प्लस स्मॉल एम जी। अब मैं ये आंसर क्यों नहीं कर सकता? क्यों? मैंने बाद में रिएक्शन पूछा है, पहले नहीं पूछा है। क्यों? क्योंकि हमें इस वाले फॉर्मूले में ये जो स्मॉल एम है ये हमारा क्या है? अननोन है भाई। समझ आया? ये फाइंड करना है, गिवन नहीं है क्वेश्चन में। ये समझ आया सबको? गिवन क्या है हमें? कैपिटल एम। स्मॉल एम तो हमने ऐसे अज्यूम कर लिया, फाइंड करना है। ओके, तो क्या फोर्स बैलेंस से काम बना क्या? नहीं, तो क्या लगाना चाहिए? टॉर्क बैलेंस। Torque balance. टॉर्क बैलेंस। बस काम बन गया यार। अभी आप लोग सीख के थोड़ा थोड़ा टॉर्क बैलेंस कर लेते हैं। मैं अब देखो, मैं बार बार ऐसे नहीं लिखूंगा, मैं सिर्फ लिखूंगा क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। देखो क्लॉकवाइज किसने प्रोवाइड किया है? कैपिटल एम ने या स्मॉल एम ने? कैपिटल। Capital M. कैपिटल एम। कैपिटल एम जी इंटू कितनी डिस्टेंस है? निकालनी पड़ेगी अब ये डिस्टेंस। 12/3 है। पक्का मार खाओगे तुम लोग यार। 12/3 कहाँ है? ये डिस्टेंस है ना, पूरी कितनी है? ये हाफ, जहाँ पे एम जी है हाफ है ना, तो ये होगी एक्चुअली L/2 माइनस L/3. आंसर आएगा। L/6। समझ आया या नहीं? ऐसे ही बोल रहे हो? ठीक है, गलती नहीं करना है। तो ये हो गया L/6 इज इक्वल टू, अब काम बन गया। उधर क्या था? छोटा एम जी कितनी डिस्टेंस पे है? L/3। ठीक है, तो आंसर आ गया एम का कितना होना चाहिए? कैपिटल M/2। 2. डन। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? देन नॉर्मल रिएक्शन का आंसर आ जाएगा कितना? mg प्लस mg/2, मतलब कितना आएगा? 3mg/2 नॉर्मल रिएक्शन आएगा। यार पक्का समझ आ गया भाई? पक्का सही? यस सर। ओके गुड। चले तो फिर एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। अभी धीरे धीरे आइडिया लगेगा आपको, टेंशन नहीं लेना है, सीखना है थोड़ा सा। ये क्वेश्चन सीखने में आया, समझ में आया कि नहीं? सर हाँ बताओ, कोई डाउट क्या किसी को? सर वो डिस्टेंस L/2 मतलब आधे में से L/3 निकाला ना? हाँ भाई, आधे में से ना, ये सेंटर पे लगता है ना, सेंटर ऑफ मास तो सेंटर पे होता है ना, समझा ना? सर एक बार वो बताइए। अच्छा, ये रॉड है, देखो इधर, ये रॉड है हमारे पे, ये हमारा सेंटर ऑफ मास है, ठीक है, ये अपना दूसरा वाला एम है, ये अपना हिंज है। तो ये जो हिंज है ये L/3 है यहाँ पर, जबकि मुझे तो टॉर्क इस पॉइंट के अबाउट चाहिए। तो अगर मुझे चाहिए तो डिस्टेंस भी तो मैं इसी पॉइंट से लूंगा ना, ये डिस्टेंस। अगर मुझे ये डिस्टेंस चाहिए तो मुझे पता है कि ये टॉर्क, ये बीच वाला ये है ना, ये तो L/2 होती है, हाँ सर गुड। ठीक है। तो ये अपना काम बन गया। L/2 में माइनस करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। चलिए ठीक है, और एग्जांपल देखते हैं थोड़ा, और एक दो एग्जांपल देखेंगे तो धीरे धीरे आइडिया लग जाएगा, बिल्कुल फील आ जाएगा कि टॉर्क मतलब क्या निकालना है एग्जैक्टली।
मतलब टॉर्क नहीं, सॉरी, इक्विलिब्रियम मतलब कैसे निकालना है, कैसे दो इक्वेशंस यूज करनी है, एक हमारी फोर्स बैलेंस की और एक अपनी टॉर्क बैलेंस की। चलो ये पक्का सॉल्व कर लेंगे आप लोग, गारंटीड। पहले क्या बनाना है, फिगर तो बनाना पड़ेगा यार, एफबीडी। देखो दो स्ट्रिंग है, मतलब क्या लग रहे होंगे, दो टेंशन लग रहे होंगे, T1 T2। ये समझा कि नहीं, हमें क्या फाइंड करना है, हमें क्या फाइंड करना है भाई, T1 T2 T1 T2। अच्छा, एक प्रॉब्लम ये है, क्या T1 T2 बराबर है क्या? नो सर। नहीं, ऐसा No, कुछ sir. नहीं कहा है, तो फिर दोनों अलग वैल्यू होंगे, सॉल्व करेंगे अपन जैसे सॉल्व करते हैं। तो ये लग रहा है अपना T1 और ये लग रहा है अपना T2। अच्छा, कौन सा फोर्स मिसिंग है अभी? mg। जी वाला, वो कहाँ लग रहा होगा, एकदम सेंटर बीच में। पे। Center. center ठीक है, अब थोड़ा सा यार कॉमन सेंस लगाना है, फोर्स बैलेंस करो, टॉर्क बैलेंस देखो कैसे क्या करना है, फिर देखते हैं कौन लोग सॉल्व कर पाते हैं। जस्ट 1 मिनट लगेगा, ट्राई करो, अदरवाइज मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा, फोर्स बैलेंस में किसी को डाउट क्या? नहीं ना? T1 प्लस T2 क्या हो जाएगा? mg तो T अप इज इक्वल टू T या F अप इज इक्वल टू F डाउन, ये हो गया अपना फोर्स बैलेंस। अच्छा, बट अभी पॉइंट नहीं बनेगा, क्यों? क्योंकि दो अननोन है ना, T1 T2। हाँ पूछे, कोई डाउट क्या? नो सर, नो सर। गुड। टॉर्क बैलेंस, यार टॉर्क बैलेंस में अब थोड़ा सा स्मार्टनेस है। क्या दिया है क्या कि किस पॉइंट के बाद टॉर्क बैलेंस करना है? नहीं दिया। दिया है क्या? नहीं। तो इसका मतलब कुछ लिखना पड़ेगा हमें। तो मैं ऊपर जाता हूँ चार्ट में, और यहाँ पे जब मैं लिखता हूँ कि फॉर रोटेशनल मोशन टॉर्क नेट मस्ट बी बैलेंस्ड, और यहाँ पर मैं लिखूंगा अबाउट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क बैलेंस होना चाहिए, और ऑल द पॉइंट्स ऑफ ऑब्जेक्ट समझ आया क्या? मतलब कोई भी पॉइंट होना चाहिए, या फिर कोई भी पॉइंट ऑब्जेक्ट में हो। इसका मतलब इसमें मैं किसके अबाउट टॉर्क बैलेंस कर सकता हूँ? क्यों है? किसी के अबाउट। ये लेट से मैं मान लेता हूँ क्या, कुछ ये मान लेता हूँ ए,
ये मान लेता हूं B और ये मान लेता हूं C, तो टॉर्क बैलेंस के लिए मैं क्या बात लिखूंगा? इट कैन बी डन about any point, about any point A, B और C, किसी भी पॉइंट के अबाउट कर सकते हैं। अच्छा, तो क्या लगता है हमें क्या लॉजिक लेना चाहिए? तो हमें एक टॉर्क की अच्छी बात पता है। टॉर्क की अच्छी बात क्या पता है कि आप अगर इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क ले रहे हो और कोई फोर्स इससे पास हो रहा है, तो क्या उसका टॉर्क लिखना पड़ेगा क्या? नो सर, वो जीरो लेना। सर वो तो जीरो हो जाएगा। इसका मतलब जिस पॉइंट पर सबसे ज्यादा फोर्सेस हो उसी के अबाउट अगर आप टॉर्क निकालोगे तो बहुत सारे अननोन कैंसिल हो जाएंगे ना। यस सर। ठीक है, तो ये स्मार्टनेस वाली बात है, ये आपको यार समझनी पड़ेगी क्या। सो यूजुअली हम क्या करते हैं, यूजुअली टॉर्क इज बैलेंस्ड अबाउट a point from which maximum unknown forces passes. मैम अननोन फोर्सेस पासेस समझ आया? इसलिए क्योंकि वो क्या होंगे, जीरो। तो बताओ इसमें क्या बेटर रहेगा, बी के अबाउट बैलेंस करना बेटर रहेगा या ए या सी के अबाउट? बताओ ए या सी ज्यादा अच्छा रहेगा या बी? A and C. ए एंड सी। क्यों? क्योंकि जब ए के अबाउट करोगे तो T1 क्या होगा? जीरो। 0. डायरेक्ट T2 आंसर में आ जाएगा ना। समझ आया? तो किसके अबाउट बैलेंस करते हैं? जहां से अननोन फोर्स पास होते हैं। तो अननोन फोर्स कौन कौन से? T1 और T2। तो ए या सी के अबाउट बैलेंस करना सबसे बेस्ट रहेगा। सो क्या लिखूंगा मैं? बैलेंसिंग टाउ अबाउट पॉइंट ए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? टॉर्क क्लॉकवाइज इज इक्वल टू टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज, दोनों बैलेंस करेंगे। तो देखो यार, अब मैं फिर से फिगर बना देता हूँ इसलिए कि आपको कंफर्टेबल रहे। फर्स्ट क्वेश्चन है, तो हमें इस पॉइंट के अबाउट है टॉर्क बैलेंस करना है, ए पॉइंट के अबाउट। तो देखो यार, ए पॉइंट के अबाउट ये T1 का टॉर्क क्या हो जाएगा? 0. जीरो। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ टॉर्क ऑफ T1 क्या आने वाला है? जीरो। मैं बार बार लिखूंगा नहीं इस चीज को, अभी फर्स्ट है इसलिए लिख दे रहा हूँ। नेक्स्ट हमारा कौन है? mg। और नेक्स्ट हमारा कौन है? T2. T2। सबकी डिस्टेंस चाहिए अभी, तुरंत अभी इतनी जल्दी रिलैक्स नहीं होना है। mg की डिस्टेंस कितनी है? L/2। L by 2. और ये है L/3। तो by अभी 3 mg से मत लिख देना कि L/6। by 2 plus L by L minus L by 3. यस, L माइनस L/3। तो ये कितना हो जाएगा? 2L/3। ये होगा हमारा दोनों का टॉर्क। तो थोड़ा सा ध्यान देना है कि डिस्टेंस हमेशा वहां से लेते हैं जिसके अबाउट लिखते हैं। क्लियर? अच्छा, क्लॉकवाइज कौन प्रोवाइड कर रहा है, mg या T2? mg. mg। तो क्या हो जाएगा? mg इंटू L/2 इज इक्वल टू, एंटी क्लॉकवाइज प्रोवाइड कर रहा है T2, तो T2 इंटू 2L/3। डन। तो आंसर क्या आ जाएगा T2 का? 3/4 mg। क्लियर? तो देन T1 कितना आ जाएगा? mg माइनस T2 मतलब कितना? mg/4। कोई डाउट किसी को? बताओ, समझ आ गया सबको? yes sir. ओके, तो देखो यार, रॉड अगर मैं अब रियल में फील देखूं तो देखो, अगर इस तरीके से रॉड लगी हुई है ना, इसको ज्यादा फोर्स नहीं फील हो रहा है। किसे फील हो रहा है? सेकंड वाले को। ठीक है, तो अगर आप कोई ऑब्जेक्ट ऐसे लेके जा रहे हो ना, हैवी सा ऑब्जेक्ट, तो अगर आप सिंपली लेके जा रहे हो तो एक पर्सन जो इधर पे पकड़े है और एक पर्सन जो इधर पे पकड़े है, इसको बहुत ही ज्यादा फोर्स फील होगा। समझ रहे हो? yes sir. हाँ, ठीक है।
चले वापस आते हैं भाई। क्वेश्चन समझ आया कि नहीं सबको? टॉर्क बैलेंस। Yes, sir. हाँ, तो बेटा दोनों क्वेश्चन से क्या सीखा? पहले क्वेश्चन पे मैंने खुद पॉइंट आपको सोच के दे दिया था हिंज, और दूसरे क्वेश्चन पे क्या करना था? पॉइंट आप लोग को डिसाइड करना था, इसलिए मैंने ये वाली लाइन यहाँ पर लिखी। तो क्वेश्चन का पैटर्न देखा करें कि हम एग्जैक्टली क्या कवर कर रहे हैं। एक बार जिसमें हमें हिंट दिया है कि पॉइंट क्या है, और दूसरा हमने फ्रीली थोड़ा सा पॉइंट को जज किया है। चले अब ये एग्जांपल आप लोग खुद से पूरा ट्राई करेंगे। लेट्स सी। तो कुछ इस टाइप का सेटअप है। ये रॉड यहाँ से हिंज की हुई है। अच्छा, तो ये रॉड अगर हम छोड़ देंगे तो क्या होगी? ये रॉड गिर जाएगी। Yes. अरे गिर जाएगी, एमजी नीचे गिरा देगा इसे। ठीक है, तो इसे बचाने के लिए हमने क्या लगा दिया? एक स्ट्रिंग लगा दी है। ये है क्वेश्चन, समझ आया? सो सॉल्व करें। अच्छा, सबसे पहली चीज क्या इंपॉर्टेंट थी? देखो प्रीवियस क्वेश्चन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या थी? फर्स्ट स्टेप क्या था? सबसे फर्स्ट स्टेप, अरे फोर्स को ड्रॉ करना है, एफबीडी ड्रॉ करना। अगर एफबीडी नहीं बना है तो समझ ही नहीं पाओगे कितने फोर्स लग रहे हैं, कैसे क्या टॉर्क और फोर्स निकालना है। तो अच्छे से फोर्सेस बनाए और उसके अकॉर्डिंग अप्रोच करें। बड़ा क्वेश्चन ही 1 मिनट लगेगा मैक्स, तुरंत सॉल्व करें। ओके, किसी ने सॉल्व किया? बताएं टी की वैल्यू। बताओ यार, टी की वैल्यू इतना कुछ है क्या? बहुत अच्छा। एक चीज मैं अभी समझा रहा हूँ इसलिए मैं इतना सारा लिख रहा हूँ, एग्जाम में तो इतना लिखना भी नहीं पड़ेगा। एक तो टेंशन फोर्स लगा दो, तो ये देखो ऊपर रोप पुल कर रहा है, लेट्स से फोर्स क्या? टी। एक और कौन सा फोर्स बचा? mg mg। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे रिएक्शन लग रहे होंगे दो, तो एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रहा होगा आर एक्स, और एक वर्टिकल डायरेक्शन में लग रहा होगा आर वाई। ठीक, बट क्या चीज बताइए यार, किसके अबाउट टॉर्क बैलेंस करना चाहिए? r rx के अबाउट। क्लियर? सो टॉर्क बैलेंस, अभी मैं लिख रहा हूँ यार, इतना मैं बोल रहा हूँ, इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। टॉर्क बैलेंस अबाउट हिंज।
तो क्या होगा, टॉर्क क्लॉकवाइज। ये भी एग्जाम में लिखना नहीं है टॉर्क क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, सिर्फ सीधे लिखना है कि क्लॉकवाइज कौन घुमा रहा है। बताओ, क्लॉकवाइज मतलब इस तरीके से कौन घुमा रहा है, mg 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 और एंटी क्लॉकवाइज मतलब इस तरीके का। तो इस तरीके का कौन घुमा रहा है उसे, टी। p तो भाई क्या इस क्वेश्चन में 10 सेकंड से ज्यादा नहीं लगना चाहिए था, सिर्फ 10 सेकंड। क्वेश्चन देखते ही मुझे सिर्फ क्या लिखना था कि mg इंटू एल बाई टू इज इक्वल टू टी इंटू कितनी डिस्टेंस है टी की, l एल l का। mg by 2 बस ये लिख रहा था यार। क्या 10 सेकंड से भी ज्यादा लगते हैं क्या इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, मैक्स 10 हाँ सर सेकंड। हाँ, तो अभी नेक्स्ट टाइम से थोड़ा सा हैबिट रखना है इस चीज की, तुरंत टॉर्क निकालना है भाई, इतना सोचना ही नहीं है ना, टॉर्क तुरंत mg लगाए काम बन गया। बस अभी क्या निकालना है, रिएक्शन फोर्स। तो टॉर्क निकालने से तो आया नहीं, तो इसका मतलब किससे निकालने में आ जाएगा रिएक्शन फोर्स, force balance फोर्स बैलेंस। अच्छा ठीक है। फोर्स बैलेंस में देखें तो फोर्स बैलेंस में एक्स और वाई दोनों कर सकते हैं, तो लेफ्ट एंड राइट अगर करें एफ राइट, तो लेफ्ट में कोई फोर्स है क्या, नहीं। राइट में कौन सा फोर्स है, हॉरिजॉन्टल फोर्स। तो इसका मतलब हॉरिजॉन्टल रिएक्शन क्या है, जीरो। जब कोई हॉरिजॉन्टल रिएक्शन जनरेट करने के लिए हॉरिजॉन्टल में फोर्स ही नहीं है, तो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन भी नहीं लगेगी। वाई की बात कर लेते हैं यार, मैं फिर भी मैं बार बार बोलता हूँ, लिखना नहीं है बट फिर भी मैं लिख देता हूँ, एफ ry plus t equal to mg। डाउन। तो अप में कौन कौन है भाई, अप में टी है, ry t आर वाई है, और डाउन में कौन है, एम जी। mg अच्छा, कुछ लोग सोच रहे होंगे सर आपको कैसे पता चला कि आर वाई ऊपर बनाना है। लेट से मुझे कैसे पता चला भाई, मुझे नहीं पता। लो आर वाई मैंने बना दिया नीचे, तब मैं इक्वेशन क्या लिखूंगा कि अप में लग रहा है टी और नीचे कौन लग रहा है, एम जी प्लस आर वाई। टी की वैल्यू कितनी है, एम जी बाई 2। तो आर वाई सॉल्व करके क्या आ जाएगा, एम जी बाई 2 में एम जी माइनस करोगे क्या आएगा, माइनस एम जी बाई 2 आएगा ना। माइनस क्या बता रहा है कि आपने जो एज्यूम किया है उसका उल्टा आंसर है। direction हाँ, तो यूजुअली कंसिडर करके रखना है। अगर नहीं लग रहा कि अपवर्ड लगेगा तो फिर आप ये कर सकते हो, और फील करो यार, रॉड नीचे गिरने का ट्राई कर रही है तो हिंज उसे ऊपर लगाएगा ना रिएक्शन। ठीक है, तो ये हो गया यार। तो आर वाई कितना हो गया, ये अपना हो गया एम जी बाई 2 प्लस एम जी। तो आर वाई का आंसर आ गया कितना, एम जी बाई 2। कोई डाउट क्या किसी को, तो मुझे लगता है थोड़ा थोड़ा तो समझ में आया है, कुछ 10-20% समझ में आया क्या टॉर्क, यस सर। एटलीस्ट 10% समझ में आया जितना मैंने आज सिखाया। यस सर। ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे अभी और सीख जाएंगे, पूरा क्लियर करेंगे। देखें तो क्वेश्चंस आप देखें, क्वेश्चन का जो टाइप है वो मैं बढ़ाता जा रहा हूँ, क्वेश्चन का क्वालिटी लेवल बढ़ता जाएगा। अभी पैटर्न वही है सब में, सिर्फ आपको थॉट थोड़ा सा अपना और बूस्ट करना पड़ेगा। चले और देख लेते हैं। अच्छा ये बताओ यार, ये रिंग है, इसे मैंने ऐसे सर्कुलर हिंज में रखा है, क्या ये गिर जाएगी क्या रिंग, अभी नो सर। स्टेबल है, अगर नहीं गिरेगी, गिरेगी क्या ये रिंग, नो सर। नहीं गिरेगी, बहुत अच्छा। तो हम इसको गिरने के हिसाब को बना देते हैं। अभी हाफ रिंग बनाने का ट्राई कर रहा हूँ यार, ये। अब बताओ गिर जाएगी या नहीं, गिर जाएगी। अभी गिर जाएगी, बिल्कुल गिर जाएगी। ठीक है, तो इसे बचाने के लिए हमने थोड़ी सी इसकी हेल्प कर दी, इसको ऐसे रोप से कनेक्ट करके लगा दिया। अभी ये रोप इसे बचा के रख रही है, समझ आया। तो बस टेंशन बताना है, रिएक्शन बताना है, सॉल्व करें, जल्दी ट्राई करें। कॉन्सेप्ट वही है, थोड़ा सा अच्छे से करना है। देखने में डरावना लग रहा है क्वेश्चन, ट्राई करें, देखें कौन अप्रोच कर पाता है। हार्डली 30 सेकंड का क्वेश्चन है।
चलो, कोई बताना चाहता है जिसने सॉल्व कर लिया, आंसर बताना चाहेगा कोई? हाँ, mg2 pi upon r square। mg2 pi/r²। और किसी ने कुछ सॉल्व किया? भाई डायमेंशन मैच नहीं हो रही, ऊपर 4 से नीचे r² है, कुछ गड़बड़ है क्या? भाई डायमेंशन मैच नहीं हो रही, थोड़ा सा चेक करें। और कोई? इसका मतलब ये किसने आंसर बोला है अभी, ये वाला, ये आंसर आर्य किसने? यस सर। हाँ यार, ये बताओ, ये तो गारंटी हो गई कि जिसने ये आंसर बताया मतलब उसने थोड़ा तो सोचा है। ये 2 पाई से देख के समझ में आ रहा है कि थोड़ा तो दिमाग लगाया है। सर mg2 upon pi। mg2/पाई, ठीक है, ठीक है, ठीक है, थोड़ा अच्छा लग रहा है अभी। चले देख लेते हैं, देखें कहाँ पर गलती की। ये आंसर देख के मुझे लग रहा है, पाई देख के मुझे लग रहा है कि आपको थोड़ा तो समझ आया क्या, कि मुझे ये कंफर्म है कि मैंने फोर्स लगा दिया यहाँ पर एक, क्या टी? कोई डाउट किसी को? नहीं। फिर मैंने 2 रिएक्शन फोर्स लगा दिए, एक लगा दिया ये RY और एक लगा दिया क्या, RX। ठीक, RX और RY लगा दिया। अब देखो, एक गलती हो जाती है क्या, अभी कौन सा फोर्स बाकी है लगाना? mg mg। mg कहाँ पर लगाएंगे, यहाँ पर लगाएंगे क्या, नो सर। कहाँ पर लगाएंगे उसको? center of mass सेंटर ऑफ Center मास, of mass। यहाँ पर लगाएंगे उसको नीचे की तरफ। तो इस क्वेश्चन में कुछ खास नहीं था बेटा, क्वेश्चन वही था, डरावना सिर्फ इसलिए था कि आपको याद नहीं आता है कि mg कहाँ पे लगाना होता है। कहाँ लगाना होता है mg को? सेंटर ऑफ मास में। और कितने लोग को याद है कि हाफ रिंग के लिए ये डिस्टेंस कितनी होती है? 2r/5। r5 भाई याद है यार तुम लोग को, तुम लोग तो आजकल लग रहा है पढ़ रहे हो, पढ़ रहे हो, बगल में नोट्स रख के आंसर करते हो? पढ़ रहे हैं सर। अच्छा पढ़ रहे हैं, मुझे लगा कोई बोलने वाला, मुझे लग रहा है कोई बोलने वाला सर, नो कमेंट्स। पता नहीं है सर, वो श्रोडिंगर्स कैट इक्वेशन, पता नहीं है कैट जिंदा है या मर गई। तो वैसे ही हमारा है सर, जब तक आप आके चेक नहीं करोगे यू कैन नॉट से कि नोट्स ओपन है या नहीं। बड़ा हाई लेवल जोक था, समझ नहीं आया होगा तुम लोग को। आ गया क्या? आया ना सर? कुछ समझ आता है सर। अच्छा समझ आता है सब, आजकल मीम्स बहुत देख रहे हैं, हाँ? सब समझ में आता है, ठीक है। हम भी पढ़ेंगे, श्रोडिंगर्स कैट पढ़ेंगे, वहां पे समझाऊंगा सब। चले वापस आते हैं, अभी क्या करना है, टॉर्क बैलेंस ना, किसके अबाउट करना चाहिए, जहां पे सबसे इनके ज्यादा अलावा hinge हिंज के अलावा, क्योंकि इसमें क्या होगा, RX और RY तो 0 हो जाएंगे, तो मुझे ज्यादा सॉल्व ही नहीं करना पड़ेगा। तो ये हो गया टॉर्क अबाउट, यार ये लिखने का मन नहीं करता बट अब नोट्स है इसलिए लिखना ही पड़ता है। टॉर्क अबाउट हिंज, ये हम बैलेंस करेंगे। तो हिंज के अबाउट टॉर्क बैलेंस कर लेते हैं, तो क्लॉकवाइज इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज कौन प्रोवाइड कर रहा है? टी। टी कैसा घुमाने का ट्राई कर रहा है उसको, इस तरफ, clockwise clockwise। ये वाला घुमा रहा है टी, और mg उसको ऐसे एंटी क्लॉकवाइज गिराने का ट्राई कर रहा है। ठीक, तो अपन लिख देते हैं क्लॉकवाइज में तो रहेगा टी इंटू डिस्टेंस कितनी है टी की, भाई टी कितनी दूर है, 2r। One। 2r, तुमने r ले लिया था क्या? यस सर। हाँ भाई, दिख रहा है ना, अभी समझ आया टी कितनी दूर है, 2r डिस्टेंस पे ना हिंज से। क्या बना के ऐसे लिख दूं क्या 2r? नहीं यार, फिगर अच्छा नहीं लगेगा, फिर बहुत हो जाएगा, काफी है। अब इसके बाद mg इंटू उसका टॉर्क, तो वो कितना है, 2r/पाई। तो आइए समझ में आ गया, आंसर क्या आ गया टी का, mg/पाई। ओके, टॉर्क बैलेंस है, अब फोर्स बैलेंस लगा देते हैं।
सो फोर्स बैलेंस देखें, फोर्स बैलेंस लेफ्ट और राइट वाले बैलेंस करेंगे, एफ लेफ्ट इज इक्वल टू एफ राइट। देखें लेफ्ट की तरफ में कौन सा लग रहा है, आर एक्स, और राइट की तरफ में कौन सा लग रहा है, टी लग रहा है भाई, देखते हुए चलना है, तो टी लग रहा है, इसका मतलब आर एक्स का आंसर क्लियर है, क्या आ गया, एम जी बाय पाई। ठीक, दूसरा देख लेते हैं आर वाई, तो इसका मतलब होगा एफ अप इज इक्वल टू एफ डाउन। अगर अप में देखें तो आर वाई लग रहा है और डाउन में देखें तो एम जी लग रहा है, तो मतलब टेंशन ही नहीं लेना, आर वाई क्या है हमारा, एम जी है। चलो ठीक है, तो आर एक्स आर वाई पता चल गया। क्या आंसर क्या देंगे इसका, इस लाइन का आंसर क्या होगा, आर एक्स देना है आर वाई, क्या आंसर करना है सर वेक्टर उनका, रिजल्टेंट, गुड, उनका वेक्टर रिजल्टेंट करना है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा, रिएक्शन फोर्स की बात करें अगर, तो रिएक्शन फोर्स जो पूरा आर हो जाएगा वो हो जाएगा रूट ऑफ आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर। ठीक है, बाकी सॉल्व करेंगे तो एम जी बाहर आ जाएगा, रूट के अंदर 1 + 1/पाई स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो अपन सॉल्व कर सकते हैं, पाई स्क्वायर की वैल्यू नियरली कितनी रहती है, 10. 10। तो पाई स्क्वायर की नियरली अप्रोक्सीमेट 9 पॉइंट्स 9 पॉइंट समथिंग है, हम लोग 10 लेके कंसिडर कर देंगे, या क्वेश्चन में दिया रहता है तो आंसर पे √11/10 करके आंसर आ जाएगा। डन, ओके। तो यार थोड़ा बहुत कुछ समझ में आया कैसे यूज कर सकते हैं ये सारी चीजें, यस सर। ओके गुड। चले, बड़े बहुत टफ चीज है ये जो बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन किसी को दिखा दोगे तो डर जाएगा वो क्वेश्चन देख के ही कि ये क्या बना दिया। बहुत कुछ करना है क्या, नहीं, नो सर। तो मैं नो फिर सर। बोल रहा हूँ यार, रोटेशन सबको डर क्यों लगता है, क्योंकि स्टार्टिंग के लेक्चर कोई नहीं पढ़ता। अब जब यार स्टार्टिंग का टॉर्क निकालना ही नहीं सीखोगे ना, तो पूरा चैप्टर वेस्ट हो जाएगा, पूरा चैप्टर कुछ नहीं समझ आएगा। मैं फिर से एक बार समझा देता हूँ, F इज इक्वल टू एम ए, इसका एकदम बिल्कुल एकदम साथी होता है F का टाउ, M का आई, इसका अल्फा। ये तीन चीजें पढ़ ली ना, पूरी रोटेशन समझ में आ जाएगी। एक भी ये नहीं बोलोगे कि सर रोटेशन टफ लग रहा है, मतलब थोड़ा परसेंट तो टफ रहेगा बट समझ में आना शुरू होगा। टाउ अच्छे से सीखना है, आई अच्छे से सीखना, अल्फा तो सीख ही जाएंगे। चले, तो टाउ ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, एक और क्वेश्चन ऐड कर देते हैं, देखें। ओके, तो दो चीज समझे, आंसर में आपको सिर्फ क्या क्या दिखना चाहिए, आंसर में आप थीटा ला सकते हो क्योंकि थीटा गिवन है क्वेश्चन में, म्यू ला सकते हो क्योंकि म्यू गिवन है, और एम कॉमा आर, ये चीजें ही दिख सकती हैं, चार चीजें, इनके टर्म्स में ही आपको आंसर बताना है।
कि टेंशन कितना रहेगा स्ट्रिंग में। ट्राई करें, ऐसा कुछ बहुत टफ क्वेश्चन नहीं, बस थोड़ा सही से अच्छे से आपको ट्राई करना है, सारे फोर्सेस अच्छे से बनाने हैं, काम बन जाएगा। चलो ट्राई करें, एक 30 सेकेंड, देन विल सी। सर हाँ बताएं। तो हाइट नहीं पता ना हमें। हाइट किस चीज का नहीं पता भाई? अरे ये कहाँ, रोप एकदम टेंजेंशियली टॉप पे लगी है यहाँ पे। ओके सर। अच्छा, क्या इसमें कहीं हिंज दिख रहा है क्या? नो। तो भाई सीखना है यार, लेक्चर में यही सिखाया है। सबसे वेरी फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? आपको पता था किसके अबाउट टॉर्क बैलेंस करना है या नहीं? एकदम वेरी फर्स्ट क्वेश्चन यस। पता था। सेकंड क्वेश्चन मैंने क्या दिया? फाइंड। नहीं पता था, ढूंढ के रखना था कि किसके अबाउट बैलेंस करना है। इसके बाद फिर मैंने एक दो और टाइप दिए जिनमें आपको पता था कि किसके अबाउट बैलेंस करना है। यहाँ पर क्या है, नहीं पता, तो अब थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी ना। ओके गुड, शिव प्रसाद, बाकी लोग भी यार। अच्छा बताओ क्या क्या मिसिंग है अभी, अभी बताओ क्या क्या मिसिंग है इस फिगर में। भाई क्या मिसिंग है अभी इसमें? mg एमजी ऐसे लगाऊं या नहीं, कुछ और करना है एमजी का? ऐसे ही लगेगा एमजी? यस सर। हाँ, अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं इसके कंपोनेंट कर लूंगा, हमें पता है कंपोनेंट कैसे करेंगे। ये वाला क्या आएगा? mg sin theta. एमजी साइन थीटा। एमजी कॉस थीटा, ठीक है। अभी जरूरत नहीं है तो नहीं। अभी एक और फोर्स बचा है, कौन सा बचा है? Friction. फ्रिक्शन। ओके गुड, तो एक फ्रिक्शन बचा है तो फ्रिक्शन को भी लगा देते हैं। फ्रिक्शन कहाँ लग रहा है? ये लग रहा है, लेट से पीछे की तरफ फ्रिक्शन लग रहा है, ये हो गया फ्रिक्शन। अब यार बताओ यार, किसके अबाउट टॉर्क बैलेंस करने का मन कर रहा है आपका? सेंटर के अबाउट, बॉटम के अबाउट, या फिर वो प्लेन के अबाउट? Plane के about. प्लेन वाले अबाउट, क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन Zero होगा. टी और एम जी डायरेक्ट आ जाएंगे ना। क्या टफ था क्या क्वेश्चन कुछ? बताओ यार, एकदम पिछले सिनेरियो से ही तो था। अब मैं लिखूं क्या यहाँ पे? ए, ये बी, ये सी, किसके अबाउट बैलेंस करना चाहिए? बी के अबाउट। जिससे क्या होगा, फ्रिक्शन अननोन टाइप का फोर्स है तो वो कैंसिल ही हो जाएगा। आया समझ में क्या? टॉर्क बैलेंस अबाउट बी। ये बताओ, पहले मुझे बताओ, कितने लोग कभी ये ही नहीं समझ आया कि बी के अबाउट करना चाहिए? अच्छा, ऐसे तो कोई नहीं बोलेंगे यार। समझ आया क्या बी के अबाउट बैलेंस करना है? यस सर। Yes sir.
ना लॉजिक समझ आया कि 3 केसेस है, इधर मैं ए के अबाउट करता हूँ, बी के अबाउट या सी के। ए के अबाउट कर दूंगा तो यार टी ही खत्म हो जाएगा, तो मतलब ही नहीं है। बी के अबाउट कर दूंगा तो एक नॉन फोर्स है, वो भी वेस्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो सी के अबाउट कर, सॉरी उल्टा बोल गया मैं, सी के अबाउट करता तो एमजी खत्म हो जाता। बी के अबाउट करूंगा, फ्रिक्शन का मुझे कुछ काम भी नहीं है, क्वेश्चन में पूछा भी नहीं है, तो हट जाएगा फ्रिक्शन। ठीक है, चले ठीक है, उम्मीद करते हैं कि यार समझ में आ गया आप लोगों को। तो अपन अप्रोच कर लेते हैं, टॉर्क बैलेंस कर देते हैं लेफ्ट राइट का। तो बताओ यार, टॉर्क क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कौन दे रहा है क्लॉकवाइज? टेंशन। टेंशन। अब देखो यार यहाँ पे डाउट आता है, यहाँ पे अब आप फिगर फील करते हो, देखना यार सब लोग देखिए इस फिगर को। आप सोच रहे हो सर मुझे इसके अबाउट बैलेंस करना है, एमजी तो यहाँ पर है इस तरीके से, टेंशन लग रहा है यहाँ पर। ठीक, तो आप क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज नहीं डिसाइड कर पाते हो। मैंने क्या बताया कि ज्यादा सोचना ही नहीं है, इस पॉइंट के अबाउट चाहिए ना, इस वाले पॉइंट के अबाउट। ये फील ही नहीं करना है कि कैसा है एंगल वगैरह, सिर्फ इंस्टेंटेनियस देखो कि ये वाला फोर्स इस तरफ मूव करा देगा ना, और अगर ये एक सर्किल का पार्ट हो है और इस तरफ मूव हो रहा है, मतलब कैसा है ये, क्लॉकवाइज। अगर मैं इसकी बात करूंगा ग्रेविटी की, ये तो ग्रेविटी यार इसको ऐसे नीचे की तरफ पुल कर लेगा ना, तो अगर मैं इसको सेंटर मान के सर्किल बनाऊं अपना, तो ये एरो कैसा फीलिंग देगा मुझे, एंटी क्लॉकवाइज। इस तरीके से डिसाइड करते हैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। मैं फिर से बोल रहा हूँ यार, स्टूडेंट को बहुत टाइम तक दिक्कत रहती है, सर आपने क्लॉकवाइज कैसे कर दिया, ये था, ये ऐसा पार्टिकल था और फोर्स लग रहा है, देखो लेट्स से फोर्स लग रहा है ऐसे, सर ये क्लॉकवाइज कैसे हो गया, ये तो इधर जा रहा है। बेटा जाने तो जहां जा रहा है, जाने से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ इस इंस्टेंट पे देखो कि ये फोर्स इसे कैसे इधर पुल कर देगा। और अगर मैं यहाँ पे एक इमेजिनरी सर्किल इसको सेंटर मान के बनाऊं, तो ये एरो क्या बताएगा कि पार्टिकल आगे की तरफ जाने वाला है, मतलब क्लॉकवाइज। ठीक है, तो क्लॉकवाइज जस्ट एक इंस्टेंटेनियस फीलिंग है, तो उसमें ज्यादा टेंशन नहीं लेंगे अपन। डन, तो चले कर लेते हैं यार। तो एक अभी दिक्कत है क्या, कि मुझे टी का क्या लिखना है, यहाँ पर टॉर्क लिखना है। ठीक, टी का टॉर्क लिखना है, तो टी का टॉर्क कैसे लिखेंगे? T perpendicular into AB. हाँ, तो मतलब टी इंटू क्या लिखूंगा, यही तो मेरा मेन क्वेश्चन है। T का perpendicular A के along और AB. ओके, टी का परपेंडिकुलर ए के अलोंग और ए बी लिखना टफ है ना बेटा। इस फिगर में मैं ये समझाना चाह रहा हूं आपको कि इस फिगर में ए बी लिखना टफ है, ये ऐसे इंक्लाइन है, ये बी, ये तो ऐसे ये लिखना थोड़ा सा टफ चीज है। उसके जगह पे हम क्या फाइंड कर सकते हैं, T का कंपोनेंट। टी का कंपोनेंट भी कर सकते हैं, बट फिर ए बी यूज करना पड़ेगा ना। आप समझो, अगर आपने टी के कंपोनेंट कर दिए, अगर आपने टी के कंपोनेंट कर दिए तो ए बी फाइंड करना पड़ेगा ना, ए बी टफ है फाइंड करना। समझ आया मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? यस सर। हाँ, तो ए बी फाइंड करना जो है वो टफ रहेगा, ए बी नहीं कर पाएंगे अपन, तो उल्टा करेंगे अपन, क्या टी को ऐसे ही रहने देंगे और क्या फाइंड करने का ट्राई करेंगे, ये ग्रीन, ये मुझे लगता है ये हम फाइंड कर सकते हैं। कैसे, ये तो सेंटर है, तो ये तो आर हो गई, सिर्फ ये वाली हाइट चाहिए। समझ आया सबको? कौन सी हाइट चाहिए, परपेंडिकुलर। तो याद है कितनी बार हमने सॉल्व किया, अगर ये आर है तो ये हाइट कितनी होगी, आर साइन थीटा। आर साइन थीटा, ये वाली थीटा पे डिपेंड करेगा यार, थीटा क्या है, थीटा बना लेते हैं, ये इंक्लाइन है, ये थीटा है ना, तो इसका मतलब ये पैरेलल लाइन है, तो ये क्या हो जाएगा, थीटा, तो इसका मतलब ये क्या होगा, 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल क्या है, थीटा। सो ये क्या है एग्जैक्टली, क्या है भाई, ये
आर। cos theta. R cos theta. ठीक है, तो मुझे लगता है यार अभी समझ में आ गया कि थोड़ी सी इस क्वेश्चन में मेहनत कहाँ पे करनी थी आपको। तो मैं फिगर आपको सिंपल नहीं, फिगर कोई भी सिंपल है ही नहीं, बट थोड़ा सा आइडिया आपको रखना पड़ेगा कि ये अपना इंक्लाइन प्लेन है, ये अपना थीटा है, थोड़ी सी मेहनत तो करनी ही है। ये हमारा हो गया, ये वो पॉइंट, हमें यहाँ पर ये हो गया टी फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन, टी फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन, और हमारी हो गई ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। समझ आया? तो ये अगर हमें चाहिए तो ये हो गई आर, ऊपर की डिस्टेंस हो गई आर, और ये वाली डिस्टेंस हो गई, ये मैं लिखता हूं कहां से, ये कंपेयर होगी यहां से कि ये डिस्टेंस आर है, ये थीटा है। अब ये थीटा लिखने की जरूरत है क्या कि ये कहां से थीटा आ गया, ये थीटा है, फिर ये थीटा होगा और वहां से वो भी थीटा हो गया, तो इसका मतलब क्या होगा, ये वैल्यू आर कॉस थीटा। बस आंसर आ गया यार, डन। तो क्या हो जाएगा, टी इंटू आर प्लस आर कॉस थीटा, क्लियर, इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज में कौन दे रहा है, mg। mg. तो ये हो गया mg, और mg एकदम नीचे लग रहा है ऐसे, तो इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगी फिर, समझ आया क्या, रेड वाला जो हमने लिखा, और ये कितनी है, r साइन थीटा, नहीं साइन थीटा, ठीक है। बस ये हो गया यार आंसर, इंटू आर साइन थीटा, तो दोनों तरफ से आर कॉमन लेके क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी इंटू आर, आर तो कॉमन लिया है हमने, कैंसिल आउट हो गया है यार, ठीक है। तो आर कैंसिल आउट हो गया, हमारा टी का आंसर आ गया। कोई डाउट क्या है किसी को टी में, एम जी साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा। तो ये था जब क्वेश्चन में क्या पूछा हमसे, टी, ठीक है। ये पॉइंट समझ आ गया ना, ये जो हमने आर लिखा है वो यहां तक का आर है लिखा है, Yes sir. हाँ ओके ठीक है। अच्छा, फ्रिक्शन के लिए कैसे सॉल्व करेंगे? फ्रिक्शन के लिए भी कर लेते हैं यार, अगर फ्रिक्शन के लिए करना है तो क्या बी के अबाउट टॉर्क लगाएंगे क्या, नो सर। नहीं किसी के अबाउट लगा दो, किसके अबाउट लगाना है, लेट्स से टी के अबाउट लगा दो, या फिर एमजी के अबाउट, किसके अबाउट मन कर रहा है, एक है। ठीक. टी के अबाउट लगाना है, टी के अबाउट तो एमजी का तो 0 हो जाएगा ना, एम सी के अबाउट लगा दो तो टी का टॉर्क आ जाएगा और फ्रिक्शन का टॉर्क आ जाएगा, समझा, यस। हाँ तो लगा देते हैं, क्या करते हैं, टॉर्क अबाउट, पूछा नहीं है क्वेश्चन में बट निकाल लेते हैं, तो टॉर्क अबाउट पॉइंट सी, तो भाई टॉर्क क्लॉकवाइज इज इक्वल टू टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज, डन। क्लॉकवाइज कौन दे रहा है, देखें फिगर में, टी, और फ्रिक्शन कैसा दे रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा गौर से देखो, टी और फ्रिक्शन, बस टेंशन ही नहीं है, डायरेक्ट दिख रहा है ना, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, टी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है टी की, आर, और फ्रिक्शन इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है फ्रिक्शन की, आर। ये भाई सेंटर से देखेंगे तो दोनों आर है, बना दूं क्या फिगर यहाँ पे, ठीक है, ये टी है और टेंजेंट हाँ दोनों टेंजेंट ही है ना, तो फिर टेंशन वाली कोई बात ही नहीं रही, ये हो गई इनकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर, और ये हो गई इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर, ठीक। तो इससे क्या पता चला, टी बिल्कुल फ्रिक्शन ही है, फ्रिक्शन किसके जितना है, टी के जितना, तो फ्रिक्शन का भी आपसे पूछ सकता था फॉर्मूला, ओके। इसका मतलब ये है कि म्यू नहीं दिए, क्वेश्चन में म्यू नहीं देगा और आपसे पूछेगा कि कितना फ्रिक्शन लग रहा होगा, समझ आया क्या, सर हाँ इस क्वेश्चन में नॉर्मल नहीं लगेगा क्या, हाँ यार ठीक है बेटा, ये भी सही है,
नॉर्मल तो लगेगा ही लगेगा, हमने मिस किया, बट अच्छी बात थी कि वो बी और सी दोनों से ही पास हो रहा था। देखो ना, 0 हो जाएगा। Yes, sir. ये अच्छी बात है कि बहुत ही अच्छी बात है यार, हमें ध्यान देना चाहिए था। नॉर्मल भी लग रहा है बट इसलिए मिस हो गया कि वो बी और सी के लिए 0 हो जाता है। ठीक है, अच्छा Yes, sir. एक चीज और, मेरा एक बार ध्यान गया था कि कुछ तो मिस हो सकता है। कैसे? जब फिगर हमने बनाया था और लेट से हम टी के अबाउट बैलेंस करते हैं तो टी फोर्स का क्या आता? 0। mg का भी क्या आता टी के अबाउट? 0. 0। तो बेटा फ्रिक्शन का भी क्या आ जाता? 0 ना, जबकि फ्रिक्शन तो 0 नहीं है ना। इसका मतलब हमने फिगर कुछ गलत बनाया है, क्योंकि किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क बैलेंस होना चाहिए। तो इसका मतलब हमने क्या मिसिंग कर दिया था? नॉर्मल। अगर हम टी के अबाउट बैलेंस करेंगे तो नॉर्मल उसको कैसे घुमाएगा? इस डायरेक्शन में, मतलब क्लॉकवाइज। और फ्रिक्शन कैसे घुमाएगा उसे? Anti-clockwise. एंटी क्लॉकवाइज। अभी समझ आया फील कि जब हम अच्छे से थॉट देंगे तो सारी चीजें क्लियर रह जाती हैं, कोई टेंशन नहीं रहेगा। दोनों बातें समझ आ गई सबको? यस सर। ओके गुड, ठीक है। तो ये यार, ये सबसे बेस्ट वाला क्वेश्चन था जिसमें हमने इधर उधर से आर को एडजस्ट करना भी सीख लिया। ठीक है, चले तो टॉर्क का एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर से हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई को सीखना स्टार्ट करेंगे। चले, याद है आपको मैंने प्रैक्टिस शीट सॉल्व करते समय एक एग्जांपल दिया हुआ था। कुछ ये वाला एग्जांपल, एक लैडर या फिर रॉड का, याद है कि अगर ये रॉड इक्विलिब्रियम पे है तो बताना है कि बॉटम पे फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा। ये सरफेस कैसा है? रफ, और ये सरफेस है स्मूथ। समझ आया? सो इफ मान लेते ये एंगल थीटा है, सो इफ द रॉड कैसी है? m, l की is in equilibrium if the rod is in equilibrium at given state, then find the friction and all normal reactions. ये बताओ, इस क्वेश्चन में मैंने इतना लिख क्यों दिया है? एट गिवन स्टेट, गिवन इंस्टेंट। बाकी किसी क्वेश्चन में, बाकी में भी ये फिक्स रहता है कि एट गिवन इंस्टेंट है, बट यहाँ पर मैंने लिख दिया है क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा है कि रॉड ऐसे रखी है और रॉड क्या होती है? धीरे धीरे स्लिप करती जाएगी ना। तो ज्यादा एंगल अगर कम हो गया तो ये रॉड क्या होगी? गिर जाएगी ना। तो इसलिए क्वेश्चन इसमें मैंने फोकस किया है कि थीटा दिया है गिवन इंस्टेंट, जब ये एंगल थीटा बना रही है तब इक्विलिब्रियम पे है अगर, तो फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा उस पर हमें निकालना है। अच्छा, किसे याद है कि ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराया था आप लोग को? यस सर, दो तरफ से नॉर्मल लगेगा। हाँ, तो दो वॉल है, दो नॉर्मल है, जल्दी से फोर्सेस बना डालो। फोर्सेस अगर नहीं बनाए तो सब गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए मैं बार बार ये बोल ही रहा हूँ कि बेटा फोर्सेस तो बनाने पड़ेंगे सारे। तो लेट्स से रॉड या लैडर कुछ भी है, तो एक नॉर्मल लगेगा यहाँ पे परपेंडिकुलर, मान लेते दिस इज n1, और एक नॉर्मल लगेगा यहाँ पर, ये हो गया n2। अब बताओ कौन कौन सा फोर्स मिसिंग है? mg सेंटर पे लगेगा यहाँ पे एकदम, फ्रिक्शन mg। और फ्रिक्शन किस तरफ लगेगा? अंदर या बाहर? अंदर. अंदर। कैसे कंफर्म हुआ कि इनसाइड होगा?
क्योंकि रॉड ये स्लिप होगा। को गिरा क्लिप रहा हो है। जाएगा। यस, mg गिरा रहा है तो ये पॉइंट बाहर स्लिप करेगा ना, तो फ्रिक्शन अंदर की तरफ लग के उसको रोकने का ट्राई करेगा। बाय द वे, एक अच्छी बात क्या है कि अगर आप बाहर भी बना दोगे तो सॉल्व करके आंसर क्या आ जाएगा फ्रिक्शन का? नेगेटिव। 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 तो समझ जाना कि डायरेक्शन उल्टा है। ये मत कह देना अरे सर फ्रिक्शन का आंसर नेगेटिव आ गया। ये ठीक है। चलो अब बस अब बचा ही नहीं कुछ सॉल्व करने को। क्या लिखना? टॉर्क किसके अबाउट करना चाहिए बैलेंस? फ्रिक्शन क्या? भाई n1 n2 दो अननोन नहीं पता, N2 और फ्रिक्शन चाहिए। n2 और फ्रिक्शन के अबाउट। सो टॉर्क बैलेंस अबाउट बॉटम कांटेक्ट पॉइंट। तो इसका मतलब क्या होगा कि बॉटम कांटेक्ट के अबाउट अगर हम करेंगे तो इन दोनों का टॉर्क क्या होगा? टॉर्क ऑफ n2 एंड टॉर्क ऑफ फ्रिक्शन क्या आएगा? 0। 0। बाकी हमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज लिखना है। तो यार बताओ फिर बाकी mg कैसा देगा? क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। ये हो गया mg इनटू डिस्टेंस कितनी है? परपेंडिकुलर वाली लेंगे ना अब, तो ये हो गई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये वाली। बताओ यार ये डिस्टेंस क्या होगी? अगर ये थीटा है, cos ये थीटा है तो ये बेस हुआ ना इसका मतलब, तो क्या होगी? l cos थीटा। अभी क्या गलती हो रही है हमसे? L/2। L/2, क्योंकि वो हाफ वाला सेगमेंट है ना, L तो पूरी रॉड है, तो L/2 cos थीटा। चलो आधा काम हो गया, L/2 cos थीटा हो गया। नेक्स्ट क्लॉकवाइज N1 n1 इनटू डिस्टेंस कितनी? L cos L sin थीटा। cos कहाँ से आ गया भाई? ये है ना अब, sin साइन थीटा। ये परपेंडिकुलर। यस, तो ये हो गई L sin थीटा। तो ये होगी L sin थीटा। तो मुझे लगता है एक काम तो बन गया भाई। n1 कितना आ गया? L कट, cos बाई sin क्या आ गया? cot। mg cot थीटा बाई 2। कोई डाउट किसी को n1 में? भाई n1 समझ आ गया? यस सर। ओके गुड। यार अब हमें क्या चाहिए? n2 चाहिए यार, और फ्रिक्शन चाहिए। तो प्रॉब्लम ये है कि दो अननोन है ना। अगर टॉर्क इक्वेशन लिखोगे किसके अबाउट, इसको मान लेते कुछ ABCD, ए के अबाउट लिखोगे तो mg का आएगा और n2 का आएगा और फ्रिक्शन का आएगा। तो दो अननोन है ना, n2 और फ्रिक्शन। तो अभी क्या मिसिंग है? क्या चीज अभी बाकी है यूज करना? फोर्स बैलेंस। फोर्स बैलेंस कर लेंगे तो काम बन जाएगा। तो देख लो, यूजिंग फोर्स बैलेंस। अभी मैं दूसरा टॉर्क यूज भी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ऑफ कोर्स मुझे पता है कि बेस्ट वे क्या है, दिख गया है मुझे ऑलरेडी। सो यूजिंग फोर्स बैलेंस, क्या आंसर है? अप इज इक्वल टू डाउन एंड एफ राइट इज इक्वल टू लेफ्ट और लेफ्ट इज इक्वल टू राइट। तो बताया अप में कौन सा फोर्स है? n2। डाउन में कौन सा फोर्स है? mg। mg। तो कोई टेंशन हुई क्या? डायरेक्टली n2 कितना आ गया? mg। mg। लेफ्ट में कौन सा है? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन। राइट में कौन सा? N1 N1 तो बेटा क्या आंसर आ गया फ्रिक्शन का? N1 अरे n1 तो आ गया। n1 कितना आया था? cos theta by 2 क्लियर? तो मुझे लगता है फिर ये आइडिया हो गया। तो यार मुझे लग रहा है कि यार समझ में आया कुछ आप लोग को। यार टॉर्क और इक्विलिब्रियम समझ में आया? यस सर। मतलब ज्यादा नहीं, 50% समझ आया ना, या ज्यादा आ गया? थोड़ा। अच्छा थोड़ा ज्यादा आ गया, चलो ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर पे और ज्यादा आ जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। लेकिन एक बार नोट्स रिवाइज करना है, सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छे क्वेश्चंस हैं। एक बार अच्छे से नोट्स रिवाइज करना, कुछ डाउट रहेगा तो मुझसे पूछ लेना। ओके चलो ठीक है, बाय बाय देन। बाय सर। बाय बाय। बाय सर। बाय सर। Bye sir.